नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज इस वीडियो में बेसिकली ताइवानीज मीडिया और चाइनीज लोग जो है, इवन कुछ जगह में ताइवानीज लोग भी आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। और झगड़ा इस बात का हो रहा है कि ताइवानीज मीडिया ने बेसिकली ये भविष्यवाणी की है कि 2030 तक इंडिया चाइना को ओवरटेक कर जाएगा। हाँ, अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सुना है जिसका इन्होंने मेंशन भी किया है कि रिसेंटली इंडिया 5वें स्थान पर गिर चुका है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि एक आर्टिफिशियल सिचुएशन है जो कि ईरान और यूएसए के बीच लड़ाई के लिए हुआ है और तेल शॉर्टेज के लिए हुआ है। इंडिया को डेफिनेटली तेल का रिजर्व्स प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए था। एक अच्छा देश वही होता है जिनके लीडर्स कोई इमरजेंसी सिचुएशन का अंदाजा लगाकर या फिर एंटीसिपेट करके उसके लिए तैयार रहता हो, क्योंकि ग्रोथ तो चल रहा था लेकिन अचानक ये होने से इंडिया, क्योंकि एक ऐसा देश है जो कि तेल के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है डेवलपमेंट के लिए, तो ये एक टेम्पररी चेंजेस आया है। लेकिन जब भी तेल की सिचुएशन नॉर्मलाइज होता है, तेल के प्राइसेस नॉर्मलाइज होते हैं, तो इंडिया दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा। और यही सारी चीज मेंशन करते हुए ताइवानीज मीडिया ने जो कहा है कि भले ही अभी इंडिया 5वीं पोजीशन पर है, लेकिन 2030 तक इंडिया चाइना को भी ओवरटेक करके दूसरा स्थान ले सकता है। लेकिन चाइनीज और ताइवानीज लोगों में जेलसी तो भरे पड़े हैं, तो उनको यह बात हजम नहीं हुई और कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल वो अपना रूप दिखा रहे हैं। तो चलिए पहले मीडिया की रिपोर्टिंग एंजॉय करते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी जो है वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मेरे ये 2 चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है। मतलब चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। मतलब इन्वेस्ट वंस एंड अर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इंडिया का जीडीपी चाइना को पार कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता है। 1.4 बिलियन लोगों का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक एजिंग एम्पायर पर भारी पड़ता है और मैन्युफैक्चरिंग माइग्रेशन ताइवान को सेमीकंडक्टर सुप्रीमेसी की ओर ले जाता है। जीडीपी रैंक में इंडिया के 5 रैंक में गिरने से चाइनीज लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद तुम मुझ पे हंस नहीं पाओगे। चाइना जरूर पैनिक में होगा। इंडिया टीएसएमसी के चिप्स खरीदना चाहता है लेकिन चाइना उन्हें खरीद नहीं पा रहा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया का इकोनॉमिक मैप बदल जाएगा। क्या 2030 में इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी को सरपास करके दुनिया में दूसरे स्थान में आ जाएगी? जब चाइनीज ये असेसमेंट सुनते हैं तो उन लोगों की पहली रिएक्शन ये होती है, अरे लाओ मां, तुम मजाक कर रहे हो। इंडिया में उस जगह पर ट्रेन्स लोगों से भरी रहती हैं। सड़कों पर हर जगह काउस दिखाई देती हैं। पब्लिक टॉयलेट को ठीक से कवर भी नहीं किया जा सकता। ये चाइना से बेहतर कैसे हो सकता है? 1.4 बिलियन लोग उसी रोड पर बैठे हैं। यहां तक कि टैप वाटर भी पूरी तरह से पॉपुलराइज नहीं हुआ है। और तुम मुझे बता रहे हो कि वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए चाइना को सरपास करना चाहता है? डोंट वरी, पहले मत हंसो। लाओमा क्या कह रहा है उसे लेयर बाय लेयर डेटा के साथ सुनो। मैं तुम्हें दिखाता हूं, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह कोई डे ड्रीम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यह सच में होता है तो ताइवान के लिए यह अच्छा होगा या बुरा? इसका जवाब तुम्हें शॉक कर सकता है। लाओमा सच में एक रियल हीरो है। लोगों को गाली देना तो आसान है, लेकिन जरा सब्सक्राइब भी कर लो, सिर दर्द नहीं होगा। फॉर्मल इंट्रोडक्शन से पहले लाओमा तुमसे एक सवाल पूछता है। तुम्हारे हिसाब से किसी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का कोर इंजन क्या होता है? क्या वो लैंड है? रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी लैंड है, लेकिन उसकी इकोनॉमी टॉप 10 में भी नहीं आता। क्या वो रिसोर्सेज हैं? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन फिर भी वहां लोग इतने गरीब हैं कि ढंग से खाना भी नसीब नहीं होती। लेकिन डेवलपमेंट की असली क्राइटेरिया यह है कि लोग यंग और प्रोडक्टिव हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखो, क्योंकि आगे की सारी एनालिसिस, सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स सब इसी कोर से शुरू होते हैं। अब पहली लेयर की एनालिसिस शुरू हो चुकी है। चलो पहले देखते हैं इंडिया इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ सकता है। सबसे पहले हार्ड डेटा देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगभग 6.6% रहने की उम्मीद है और चाइना 4.8%। तुम कहोगे डिफरेंस सिर्फ 1.8% है, ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में छोटा सा फर्क भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। 但经济成长率这东西是复利的。 ये बिल्कुल रोलिंग स्नोबॉल की तरह है। इस साल 1.8%, अगले साल फिर 1.8% और 10 साल बाद ये फर्क एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स बन जाता है। तुम खुद कैलकुलेट करके देखो, अगर 6.6% की ग्रोथ 10 साल तक चलती है तो जीडीपी लगभग डबल हो सकता है। वहीं 4.8% की ग्रोथ 10 साल में सिर्फ लगभग 60% ही बढ़ती है। बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाता है। एक देश की मैथमेटिकल एडवांटेज दूसरे देश से काफी आगे निकल जाती है और इंडिया तो अभी से शुरू नहीं कर रहा है।
2025 के अंत तक इंडिया ने ऑफिशियली जापान को पार कर लिया और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। जीडीपी लगभग 4.51 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फोरकास्ट के अनुसार 2028 तक ये 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर सकता है और 2029 में जर्मनी को पार करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। जरा सोचो, 第三，你想想看， चौथे से तीसरे स्थान तक पहुंचने में सिर्फ 3 साल लगे। तीसरे से दूसरे तक अगर यही एक्सेलरेशन जारी रहा तो 2030 से 2035 के बीच इंडिया मैथमेटिकली चाइना को सरपास कर सकता है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से पॉसिबल दिखता है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि 2026 में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी है, लगभग 6.6% ग्रोथ के साथ। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी साफ कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाइना से आगे निकल चुकी है। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ रेट काफी नहीं है। इंडिया का असली ट्रम्प कार्ड क्या है? 3 शब्द, पॉपुलेशन बूम। इंडिया की पॉपुलेशन अब लगभग 1.43 बिलियन है और यह चाइना से आगे निकलकर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। लेकिन असली पॉइंट पॉपुलेशन की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है। चाइना के पास भी करीब 1.4 बिलियन लोग हैं, लेकिन फर्क एज स्ट्रक्चर का है। इंडिया की मीडियन एज लगभग 28 साल है, जबकि चाइना की करीब 39 साल। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब होता है? 印度 इंडिया के पास लगभग 900 मिलियन लोग हैं जो 15 से 66 साल की उम्र के बीच आते हैं, यानी गोल्ड लेबर एज, और यह संख्या अगले 10 सालों में और बढ़ेगी। वहीं चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन घटनी शुरू हो चुकी है। हर साल लाखों की संख्या में कमी आ रही है। यह बिल्कुल 2 टीम्स की कंपटीशन जैसा है। इंडिया की टीम 20s के यंग लोगों से भरी हुई है जो दौड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रात तक काम कर सकते हैं, जबकि चाइना की टीम में आधे प्लेयर्स पहले से थके हुए हैं। कोच चिल्ला रहा है होल्ड ऑन, लेकिन लेग्स साथ नहीं दे रही। अब इंडिया के तेजी से आगे बढ़ने का दूसरा कारण नरेंद्र मोदी की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये प्लान 2014 में शुरू हुआ था, अब इसे 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसका इफेक्ट क्या रहा? डेटा देखो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2014 में 45.1 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2023 में 70.9 अरब डॉलर हो गया। ये एक हिस्टोरिकल हाई है। 9亿美元，创历史新高。 2026 का नेशनल बजट, इसमें एक बड़ा बोनस है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का लॉन्च। ये खास तौर पर सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार बैटरीज और हाई वोल्टेज चार्जिंग इक्विपमेंट जैसे न्यू एनर्जी इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है। इंडिया की गवर्नमेंट इसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है और डायरेक्शन भी सही है। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं बना रही, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को टारगेट कर रही है, उसे रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही है। तीसरा की पॉइंट जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इंग्लिश एडवांटेज और टैलेंट आउटपुट। इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम जाकर देखो ग्लोबल टेक जायंट्स की एग्जीक्यूटिव लिस्ट। सुंदर पिचाई गूगल, इंडियन। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन। अरविंद कृष्णा IBM, इंडियन। शंतानु नारायण अडोबी, इंडियन। दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में इंडियन एग्जीक्यूटिव्स की संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों? 多到数不清。为什么？因为印度人从小讲英， क्योंकि इंडियंस बचपन से इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में सोचते हैं, रिपोर्ट्स इंग्लिश में बनाते हैं और वॉल स्ट्रीट के साथ भी इंग्लिश में नेगोशिएट करते हैं। चाइना के टैलेंट्स की टेक्निकल एबिलिटी भी कम नहीं है, इंजीनियर्स भी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल स्टेज की बात आती है तो लैंग्वेज एक बैरियर बन जाती है। तुम न्यूयॉर्क के बोर्ड रूम में चाइनीज में रिपोर्ट देने की कोशिश करो, लोग तुम्हें सीधे ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का सब्जेक्ट बना देंगे, और यह फैक्टर बहुत क्रिटिकल है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तुम कह सकते हो कि इंडिया की डेमोक्रेसी मैसी है, इलेक्शंस में कैओस होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर तुम इन्वेस्टमेंट की बात करो तो पैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज्यादा सेफ होता है या डिक्टेटरशिप में? तुम जैक मा से पूछ लो। जिस दिन एंड ग्रुप IPO के लिए तैयार था, उसी दिन शी जिनपिंग के एक फैसले से 37 ट्रिलियन का लिस्टिंग प्लान रुक गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ये सब देख रहे हैं और नेचुरली कॉशियस हो जाते हैं। इंडिया अलग है, कैओस हो सकता है, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, प्रॉपर्टी राइट्स लॉ से प्रोटेक्टेड है, बिजनेस अचानक किसी लीडर के मूड पर डिपेंड करके ओवरनाइट खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब समझ आया कि इंडिया क्यों तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब अगला सवाल, सेकंड लेयर एनालिसिस। चाइना क्यों स्लो पड़ रहा है? 中国为什么会掉下？ चाइना की पॉपुलेशन लगातार 4 साल से घट रही है। 2025 में पूरे देश में सिर्फ 7.92 मिलियन न्यूबॉर्न्स हुए। क्या तुम्हें अंदाजा है इसका क्या मतलब है? 1960 के दशक में हर साल 25 मिलियन से ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। पीक समय में यह संख्या 30 मिलियन के करीब थी, और अब सिर्फ 7.92 मिलियन। 30 मिलियन से 7.92 मिलियन, ये सिर्फ डिक्लाइन नहीं है, ये एक शार्प गिरावट है। 1949 में फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाद से ये न्यूबॉर्न्स का सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड है। 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन अब लगभग 22% तक पहुंच चुकी है। 2050 तक ये 34.9% हो सकती है, मतलब हर 3 लोगों में एक बुजुर्ग होगा। इसका असर क्या होगा? पेंशन सिस्टम पर भारी दबाव, मेडिकल सिस्टम पर ओवरलोड, वर्कफोर्स कम होती जाएगी, फैक्ट्रीज को यंग वर्कर्स मिलना मुश्किल होगा,
और सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी। चाइना का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी जो इकोनॉमी पहले लो वेजेस की वजह से जीतती थी, अब वही मॉडल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है।耗子给猫当伴娘活腻了。中国现在还拿人口跟印度比，印度每年新增上千万年轻劳动力，中国每年 अब चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन कंपेयर की जा रही है। इंडिया हर साल करोड़ों यंग लेबर फोर्स जोड़ रहा है, जबकि चाइना हर साल लाखों वर्कर्स खो रहा है। इस हिसाब से देखें तो टाइम इंडिया के साइड में है। दूसरा बड़ा फैक्टर फॉरेन कैपिटल रिट्रीट। 2024 में चाइना में इस्तेमाल होने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग 27.1% गिर गया। यह एक रिकॉर्ड डिक्लाइन है। 2018 से 2023 के बीच सिर्फ 5 साल में फॉरेन कंपनीज की संख्या काफी कम हो गई। ये ट्रेंड इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। कई बड़ी कंपनीज ने चाइना में अपनी प्रेजेंस कम की या ऑपरेशन शिफ्ट किए। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon। और ये कंपनीज कहां जा रही हैं? इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एप्पल। 2017 में इंडिया में आईफोन असेंबली 1% से भी कम थी, लगभग इग्नोर करने लायक। लेकिन 2025 तक यह बढ़कर 17% हो गई और 2026 में यह करीब 25% तक पहुंच चुकी है। एप्पल का टारगेट है साल के अंत तक 35% और फ्यूचर में यूएस मार्केट के लिए ज्यादातर आईफोन्स इंडिया में असेंबल करना। सोचो, 1% से 25% तक सिर्फ 9 साल में। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहा है और इंडिया एक मेजर हब बनकर उभर रहा है। 清楚了，全部从不 इंडिया दुनिया की सबसे हाई मार्केट वैल्यू वाली और सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। एप्पल इंक ये अपने एक्शन से सिग्नल दे रही है, यानी वोट विद योर फीट, कि ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है। जब एप्पल जैसे जायंट्स मूव करते हैं तो पूरी सप्लाई चेन उनके पीछे चलती है। 我带头走，整条供应链都会跟着走。 क्या तुम्हें लगता है कि चाइनीज इकोनॉमी का स्लो डाउन एक एक्सीडेंट है? नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू है। ये किसी एक लीडर की बात नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर 2030 में इंडिया चीन को सच में सरपास कर देता है तो अगला नंबर यूएसए का होगा। 首先， सबसे पहले ली वेई ने लिखा है कि मैं एक चाइनीज पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अभी भी इंडिया से काफी आगे है। 2030 तक चाइना को सरपास करना रियलिस्टिक नहीं लगता एट करंट पेस। उसके बाद जांग वेई ने लिखा है कि चाइना ने डेकेड्स से एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में डोमिनेंस बनाया है जो ओवरनाइट रिप्लेस नहीं होता। इंडिया ग्रो कर रहा है फास्ट, लेकिन 2030 तक चाइना को बीट करना अभी भी टफ चैलेंज रहेगा। उसके बाद वांग लेई ने लिखा है कि फ्रॉम अ चाइनीज व्यू चाइना की जीडीपी स्केल, इनोवेशन इकोसिस्टम और ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2030 तक चाइना को सरपास करना अभी अनलाइकली सिनेरियो है। उसके बाद चेन हाओ ने लिखा है कि चाइना की स्पीड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई टेक और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी अभी भी अनमैच्ड है रीजन में। इंडिया इंप्रूव कर रहा है, लेकिन 2030 तक चाइना से आगे निकलना इजी नहीं होगा। उसके बाद च्वांग ने लिखा है कि लोगों के बीच और देशों के बीच ट्रस्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, कम्युनिकेशन की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। उसके बाद JLP ने लिखा है कि इंडिया कोई अच्छा प्लेस नहीं है। लंबे समय से कास्ट सिस्टम की वजह से इंडियंस बचपन से ही लोगों को कास्ट के आधार पर जज करना सीखते हैं, लोअर कास्ट का फायदा उठाना सीखते हैं और इसी कल्चर से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जिससे वे बड़े होकर बहुत कनिंग और श्रूड बन जाते हैं। दूसरी तरफ टाइवानीज लोगों को बचपन से काइंड और ग्रेटफुल होना सिखाया जाता है। वे वीक लोगों को डिस्पाइज नहीं करते, इसलिए वे इंडियन कल्चर की कनिंग नेचर को समझ नहीं पाते। उसके बाद कुराकुरा ने लिखा है कि चाइना की पॉपुलेशन अब क्लेम्ड 1.4 बिलियन नहीं है। उसके बाद मोनीगार्ड ने लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया के सिस्टम का कोई फ्यूचर है। उसके बाद विटा जिम ने लिखा है कि आपका एनालिसिस काफी सब्जेक्टिव ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड लगता है, क्या आपका सोर्स रिलायबल है? इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन को फायदा तभी होगा जब वहां सफिशिएंट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और जॉब्स हो। साथ ही इतने लोगों के लिए फूड भी होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने फर्टिलाइजर की कमी के लिए चाइना से हेल्प मांगी थी और अब आप ये बात कह रहे हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो यही पॉपुलेशन इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकती है। और यह भी ध्यान रखें कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हमेशा रियल एक्सपोर्ट सिचुएशन नहीं दिखाती, इंडिया की बड़ी इनकम रिमिटेंसेस से आती है। उसके बाद यूजर ये ने लिखा है कि जीडीपी टोटल कभी मेन पॉइंट नहीं रहा। अगर इंडिया जापान को टोटल जीडीपी में पार कर भी जाए तो क्या, पहले पीपीपी में सरपास करे तब बात करें। उसके बाद चीटिंगत्सा ने लिखा है कि सच कहूं तो सीसीपी जैसे देश की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वहां 1.4 बिलियन लोग हैं। मुझे शक है, शायद पहले 1.2 बिलियन थे, अब शायद 700 से 800 मिलियन के आसपास हैं। इंडिया में डेफिनेटली 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन यंग, लार्ज और चीप है।
कास्ट सिस्टम के कारण चीप लेबर की कमी नहीं, लेकिन लोग लॉयल नहीं होते, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल मुझे ताइवान बेहतर लगता है। उसके बाद स्यूमिंग ने लिखा है कि इम्पॉसिबल, ताइवानीज मैन्युफैक्चरर्स इंडिया से विथड्रॉ नहीं करेंगे। लैंग्वेज, रेगुलेशंस और कल्चर फॉरेन बिजनेस के लिए फ्रेंडली नहीं है, आखिर में लॉस ही होगा। उसके बाद डेविडसन ने लिखा है कि ताइवान पर फोर्स से अटैक करना बेवकूफी और सुइसाइडल है। ताइवान दुनिया की सबसे टफ जगह है लड़ने के लिए, डेथ को इनवाइट मत करो। उसके बाद KUO ने लिखा है कि इंडिया भी फॉरेन बिजनेसेस के लिए फ्रेंडली नहीं है, ज्यादा बेहतर नहीं है। उसके बाद लियू रेनशेंग ने लिखा है कि इंडियंस अनरिलायबल लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेंस और बिजनेस एथिक्स की कमी है। उसके बाद एड्रियो ने लिखा है कि ताइवान पहले इंडिया से धोखा खा चुका है, इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज वहां लगाना पैसा बर्बाद करने जैसा है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और मैन पावर इश्यूज हैं। उसके बाद रिकी वॉन्ग ने लिखा है कि लोग UN और वर्ल्ड मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट्स को इग्नोर करते हैं। चाइना सबसे रिच कंट्री है और उसके रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, लोग बस चाइना को स्मीयर करते रहते हैं। उसके बाद वयू ने लिखा है कि 1.4 बिलियन लोग नहीं बचे, पैंडेमिक और वैक्सीन्स के बाद पॉपुलेशन कम हो गई। उसके बाद वॉन्ग ने लिखा है कि इंडिया चाइना जैसा ही है, बस कम्युनिस्ट पार्टी के बिना। उसके बाद चे बाओगो ने लिखा है कि मोदी ने इंडिया में टेरीगो की फैक्ट्रीज से पैसा वसूलने की कोशिश की, गाओ ने तुरंत फैक्ट्रीज वियतनाम और मेक्सिको शिफ्ट कर दी। उसके बाद लियू रेनशेंग ने लिखा है कि सुना है चाइना की पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा नहीं है, डिजास्टर्स, इकोनॉमी डिक्लाइन, ऑनर्गन हार्वेस्टिंग, सब मिलाकर हालात खराब हैं। उसके बाद मूचेंग ने लिखा है कि इंडिया और CCP की पॉलिसीज में फर्क नहीं है, कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद थैंक यू ने लिखा है कि इंडिया का GDP अभी जापान से भी कम है और चाइना का सिर्फ 1/4 है, 2050 से पहले कैचअप करना मुश्किल है। उसके बाद ICBM ने लिखा है कि लगता है चाइना की इकोनॉमी इंडिया से नीचे गिर गई है क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ है। उसके बाद चांग ने लिखा है कि मैं इंडिया नहीं इंडोनेशिया को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूं। उसके बाद क्यूवे ने लिखा है कि क्या इंग्लिश जानने से कोई कंट्री रिच हो जाती है, क्या बड़ी पॉपुलेशन मतलब वेल्थ, ताइवान ही सबसे एडवांस्ड है। उसके बाद क्लाउडवॉन्ग ने लिखा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना ट्रैप में कूदने जैसा है, लॉस बदल जाते हैं, पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद लू कॉर्न ने लिखा है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज पावरफुल नहीं होते, इंडिया बस पॉपुलेशन और लैंड साइज की वजह से थोड़ा बेहतर है। उसके बाद रिकी वॉन्ग ने लिखा है कि इंडिया ने अभी जापान को ही पार किया है, चाइना से बहुत पीछे है। उसके बाद हिगाशिनो ने लिखा है कि इंडिया कई क्षेत्रों में चाइना से आगे है, अगर सिस्टम फ्लॉड ना होता तो ग्रोथ और तेज होती। उसके बाद सॉन्ग यूजी ने लिखा है कि फॉक्सकॉन वियतनाम चला गया, इंडिया रिलायबल नहीं है। उसके बाद रिकी वॉन्ग ने लिखा है कि फॉक्सकॉन इंडिया गया, एप्पल ने BYD को शिफ्ट कर दिया, फॉक्सकॉन को आउटसोर्सिंग मांगनी पड़ी। उसके बाद माइक वांग ने लिखा है कि इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट चाइना से भी खराब है, करप्शन ज्यादा है। उसके बाद चेन शिनजान ने लिखा है कि चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो चुका है, अब डिसएडवांटेज ज्यादा है।